तीन सब्जेक्ट कैरियर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे आपने अपना कैरियर खुद से ऑप्ट किया है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ही नो डाउट, तो इनको बैलेंस लेके चलना बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अपनी पढ़ाई के ट्रैक पर इनको बैलेंस लेके कैसे चलते थे? बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। लेकिन ऐसे कभी कभी होता है कि कई टॉपिक में इंटरेस्ट होता है तो आप उसी को बार बार पढ़ते रहते हो, उसी पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर टॉपिक में बैलेंस रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप कोई भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ो तो उसी टाइम आपको उसकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए कि जब आगे जब वो टॉपिक मुझे रिवाइज करना होगा, 1 डेज और 2 डेज मिलेंगे, तो मैं उसको कैसे रिवाइज करूँगा। बिकॉज ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जितना टाइम आप दे रहे हो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसको बाद में आप उतना ही टाइम दो। तो इसलिए आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी पढ़ते टाइम ही करें। और बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप उसे कम्प्लीटली छोड़ दें। और जो टॉपिक वीक होते हैं उन पर थोड़ा स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ में बैलेंस रहेगा तभी आपका इक्वल स्कोर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही टॉपिक से पूरा पेपर आने वाला है। पेपर हर टॉपिक से उठ के आता है, हर क्वेश्चन से आता है। इसलिए आपको हर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और इनको वीक एरियाज है उन पर टाइम लगाते हुए पढ़ना चाहिए। नेट यूजी हो या ऑल इंडिया पीएमटी हो, इसको सीबीएसई कंडक्ट करती है। तो आप लोग तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को कैसे लेके चलते थे, कैसे मैनेज करते थे और किसके वेटेज का किस में कैसा रखते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि उससे एज इट इज क्वेश्चंस एम्स में भी है, 20 में भी उठ के आ जाते हैं। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट्स होते हैं। आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट्स देख लीजिए, तो जो अच्छे कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट देख लीजिए, उसके अंदर कभी कभार अच्छे कंसेप्ट्स मिल जाते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री की बायोलॉजी एम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत लाइन कभी कभार बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, फोकस नहीं करे तो निकल जाएगी, पर वो बहुत डीप में लिखी होती है, उसे समझें अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में और याद करें, क्योंकि एम्स में से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और जहाँ तक बात है रेफरेंस बुक की, आप पहले अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि एनसीईआरटी मॉड्यूल बायो के एनसीईआरटी से सफिशिएंट है, जो एलन का मॉड्यूल है वो भी बहुत सफिशिएंट है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉड्यूल है उसे बार बार प्रैक्टिस करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी उसमें अच्छी स्पीड बन जाए और एग्जाम में जब मेन डे परफॉर्म करें तब आपका वो जो जितने टाइम में क्वेश्चन करना है वो सेट हो जाए। एनसीईआरटी में बायो का तो ऐश्वर्या ने बोल ही दिया कि हर एक डायग्राम उसका इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी समरी, उसके क्वेश्चंस, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है कवर टू कवर। ये बायो की एनसीईआरटी की बात हुई। और बात है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो 12th वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th में खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कुछ चैप्टर्स जैसे सरफेस केमिस्ट्री वगैरह, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो थियोरी वाले क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो वो सारे एक बार पढ़ लेने चाहिए बार बार। और फिजिक्स की एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका वो ये होता है कि आप बिटवीन द लाइंस पढ़े, मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल उसको मतलब रीडिंग मार रहे हैं। आप जो भी लाइंस पढ़े उस पर एक बार सोचे, मतलब ऐसा उस पर थिंक करें वो क्या कहना चाहता है ये सोचे। और अगर कोई फिनोमिनन उसमें हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, या जो फिनोमिनन हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, ये उसके आगे और पीछे की जो बातें होती है वो भी सोचे। और अगर आप ये सोच लगे, मतलब सोचोगे, तो आपका जो ब्रेन का जो एंगल बनेगा सोचने का, वो आपको एआर क्वेश्चन में हेल्प करेगा, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसी लाइन से बनते हैं। और फिजिक्स की जो एनसीईआरटी उसमें जो चैप्टर के एंड पर पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं, उसको पहले एक बार
कि मैं बैठा और मतलब मेरा मेन मोटो रहता था कि अगर आपके 5 क्वेश्चन भी रॉन्ग हुए तो आपके रॉन्ग क्यों हुए। राइट पे ध्यान देने के बाद आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हुई। क्वेश्चन रॉन्ग 2 चीज़ों की वजह से होते हैं। एक कि जो अपन आते हैं जब जिनको कुछ अपने को हिंट होती है, जिनका कंसेप्ट मालूम होता है, फिर भी अपन गलत कर देते हैं। और एक जिनकी अपने को हवा भी नहीं होती, तो जिनकी हवा नहीं होती मतलब उनका कॉन्सेप्ट मिसिंग है, आपको उसको थॉरोली पढ़ना चाहिए। और जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए आपको एक अलग से नोट करना चाहिए कि आपकी किन रीजंस की वजह से आपकी मिस्टेक्स हुई। क्योंकि अगर आप उनको इग्नोर करोगे और आगे चले जाओगे तो आप वही मिस्टेक्स मेन एग्जाम में रिपीट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप उन मिस्टेक्स को नोट करते रहिए। और अगर एग्जाम से जब कोई भी टेस्ट हो तो पहले बार उनको देख लेना चाहिए कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स पहले की थी, तो नई मिस्टेक करने के लिए जाएं और पुरानी को अवॉइड करें। जैसा कि निखिल ने कहा कि सेल्फ एनालिसिस टेस्ट के बाद बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपना जो टेस्ट है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ और जो गलती करिए वो अगले टेस्ट में ना करें। पर ये भी होता है कि रॉन्ग क्वेश्चंस तो देखने ही हैं, उसके साथ जो राइट क्वेश्चंस है उसका भी ग्रुप डिस्कशन करें ताकि हम वो क्वेश्चंस का जो हमने क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से किया है वो हम अलग कंसेप्ट से कर पाएँ। हो सकता है शायद जो हम क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हैं वो क्वेश्चन कोई दूसरे कंसेप्ट दूसरे मेथड से वो 20 सेकेंड्स या 25 सेकेंड्स में हो जाए। तो टेस्ट के बाद सेल्फ एनालिसिस, उसके बाद ग्रुप एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब ये सीधी सी बात है, ग्रुप एनालिसिस से अपने पास नए नए तरीके लाते हैं। और दूसरा ये कि टेस्ट एनालिसिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सिली मिस्ट्री, क्योंकि टेस्ट आपका मिरर है और अपना मिरर ढंग से देखना चाहिए, कोई चीज़ पर्दे में नहीं रहनी। चलिए, टेस्ट संडे को होता है जनरली और उस दिन कोई क्लास नहीं लगती। टेस्ट देने के बाद आपको कुछ और भी ख्याल आता है क्या? जैसे आप कोटा में थे, आप घर से बाहर थे, तो क्या आपको लगता था कि यार पास में पिक्चर हॉल है, थिएटर हॉल है, मॉल है, वहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा वहाँ का भी अपने पास पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, पूछते तो है? क्या था आपका ख्याल, बताइए कोई भी जन। टेस्ट के बाद ये सारे ख्याल तो आते हैं कि चलो बहुत हो गया, रिलैक्स होते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में ये तो आएगा चलो मूवी देखते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं आज के लिए, तो लेकिन ये सब चीज़ें आपको जितना हो सके अपना सेल्फ कंट्रोल रखिए, अपने आप पर आपके गोल को फिर से याद करें। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 घंटे का वर्क करके आए तो आपको बाद में रिलैक्स तो होना पड़ेगा। तो इसीलिए रिलैक्स होने के बहुत से और तरीके भी है। मतलब उन सारी चीज़ों से दूर रहे जो कि विजुअल चीज़ें, मतलब जो कि मूवीज़ है या फिर स्मार्टफोन, फेसबुक है या फिर और भी कुछ साइबर कैफे वगैरह है, उन सारी चीज़ों से दूर रहे। और भी चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ ले या कोई मैगजीन बुक पढ़ ले, कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ले या फिर सो जाए, सबसे ज़्यादा तो वही है। और 2-3 घंटे रिलैक्स होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड्स, और उसके बाद फ्रेश होके पेपर में एनालिसिस कीजिए और जो अगला टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए उसी दिन। बहुत बढ़िया। अपने आप की बात करूँ, अपने हेल्थ में बिहार फेसबुक और इस तरह की बातें करी, मल्टीमीडिया, मोबाइल, तो मैं पूछ रहा हूँ पहले आप में से सच के सिपाही बनना, कितनों का फेसबुक अकाउंट पे हाथ खड़े करिए, हम तो करेंगे, हमारा है। ये कर सकते हैं, अच्छा आपको पूरा करो, बिल्कुल काम के कराओ, तो क्या दिक्कत है। अब तो फेस बना है लुक करने के लिए, बुक करने के लिए नहीं, इससे वास्तव में फेसबुक का अधिकार नहीं। और एक बार अगर अकाउंट चालू करेंगे ना, दूसरा अकाउंट तो बनाना पड़ जाएगा, इतना फास्ट इसके वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, फैंस एम्बर्ड जो भी कहते हैं। बच्चों ये फेसबुक जो है ना, अगर आप आज कमिटमेंट कर लो, अच्छा आप में से कितनों का फेसबुक अकाउंट था, बताइए ईमानदारी से, जब आप पढ़ाई करते कभी कोटा में पहले, बताओ। डीएक्टिवेट था। डीएक्टिवेट था, हाँ लेकिन डीएक्टिवेट था, राइट। 2 साल तक अकाउंट तो था लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। वेरी गुड। यस इधर अपन बताओ। सेम केस होता है सबके साथ, मतलब कोई यूज नहीं करता, होता सबके पास है ऑलमोस्ट, लेकिन तो मैंने भी, पर मैंने ऐसे यूज नहीं करते तो सर। अच्छा एक चीज बताओ, आप इसका मल्टीमीडिया मोबाइल थे और क्या करते थे आप? यस मेरे पास तो सिंपल फोन था, उसमें ना एंड्रॉइड है, सिंपल फोन था बिल्कुल। यस डॉक्टर मेरे फोन की तो यार थी, कई बार कॉल भी जिसको लगना चाहिए दूसरे को नहीं करता। मेरा फोन नोकिया का था जो कि एक फ्लैट से 7 फुट से गिरा हुआ था और उसको मैंने सेलो टेप मार मार के यूज पे घुस जाता है। टोच वाला फोन। चलिए साहब, ये है कंट्रोल, ये है मन का कंट्रोल।
उस टाइम के लिए तो करना है, वही राइट वर्क एट द राइट टाइम राइट प्लेस। और आज ये जो चाहे मोबाइल, जिससे मीटिंग अपॉइंटमेंट, पहले मोबाइल दो उसके बाद बात करेंगे। हर जगह अपने सेलिब्रिटी के रूप में जहाँ जाएंगे तो बच्चों ये हर चीज की मस्ती अब करनी है इनको, कोई मस्ती नहीं छोड़ेगी जिंदगी में, लेकिन प्रॉपर जगह एम्स पहुंच के धमाकेदार हर तरह की मस्ती करें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसी में रिजल्ट आता है, टेस्ट आगे चलते रहते हैं, कभी रैंक का ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है। तो जब रैंक SHM करती थी, अप डाउन होती थी, तो आप अपने को कैसे संभालते थे? जब मतलब पहली बात तो आपको खुद से कंपैरिजन करना चाहिए कि रैंक को ज़्यादा मैटर, मतलब रैंक इंपॉर्टेंट होती है, आपको मिरर दिखाती, मिरर है वो आपके लिए कि आपको दूसरा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बट उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दें उसको लेके। ऐसे आप अगर 4 दिन आप डिप्रेस होकर बैठे हो और पढ़ाई में लॉस कर रहे हो तो वो एक क्लेवर थिंग नहीं होगी। आपको खुद से कंपटीशन करना चाहिए कि मैं पिछली बार कहाँ था, मैंने कितना स्कोर किया था और अब मैंने क्या स्कोर किया है। इससे अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो तो आप और अच्छी पोजीशन की तरफ जाओगे। क्योंकि कई बार अच्छा होता है कि आप काफ़ी अच्छे चल रहे हो, अच्छे रैंक आ रहे हो तो आप सैचुरेट की टेंडेंसी हो जाती है, लेकिन अब आप खुद से कॉम्पीट करते हो तब एक परफेक्शन की तरफ जाते हो। तो रैंक को ज़्यादा देखें बट इतना ज़्यादा उसको मैटर नहीं करें और खुद से कॉम्पिटिशन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया। आपको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? टेस्ट के बाद मैंने जैसे कि बोला कि मेनली टाइम ये नहीं होता कि टेस्ट आप जो टॉपिक्स है उनमें परफेक्शन आने की कोशिश करिए। क्योंकि देखो जैसे 3 इडियट्स का मेरे को डायलॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो कि यार तुम एक्सीलेंसी की तरफ भागो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आती है। तो अगर तुमने ऑलरेडी टॉपिक पे परफेक्शन ला चुके हो तो उसके बाद ये इसको बचता ही नहीं है कि तुम्हारी रैंक खराब हो, फ्रैंकली बताऊं तो। क्योंकि है ना मेनली रैंक फ्लक्चुएशन की अगर कोई मिसहैपनिंग ना हो, जैसे कि बीमार हो या फिर वैसा कोई केस ना हो, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि रैंक ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर होती भी है तो उसको ना देखें, सिर्फ अपने टॉपिक्स में परफेक्शन आए तो आप अपने आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं चलती। बीच बीच में कभी आपके घर के हिसाब से घर में फंक्शन आते थे, खुद का हमेशा हर का बर्थडे आते था, पेरेंट्स की शादी की सालगिरह आती थी और फिर वहाँ होली दिवाली आते थे, क्या करते? पढ़ाई छोड़ के घर चले जाते, क्या करते? ये क्वेश्चन को और ध्यान सुनना, आप लोग तो घर में ही हैं कि घर से दूर थे उसके बाद भी कितना अंदर से कंट्रोल करके एक दूरदर्शिता लेते हुए कि हमको क्या करना है, हमारा भी गोल क्या है, कैसे अपने को पूरा पढ़ाई की साधना करके पढ़ाया। ध्यान सुनना। यस। इन 2 सालों में ऐसे बहुत से मौके तो आए थे जहाँ पर फैमिली में फंक्शंस थे या किसी की बर्थडे पार्टीज थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मतलब हमारी पहले ये बात हो चुकी थी कि 2 साल अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं कंप्लीटली फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर लाऊंगा तो टॉप रैंक लाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि बस जाने के लिए जा रहा हूँ, कोटा पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जा रहा हूँ तो कंप्लीटली करूँगा, मेहनत करूँगा तो कंप्लीट करूँगा। तो मैंने हमारी अच्छी बात हो गई थी कि वो इसे अंडरस्टैंडिंग थे हो, तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि चलो तुम्हें पढ़ाई छोड़ के आओ, फंक्शन अटेंड करना है, नानी का घर वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मेरे लिए मैंने कभी भी ऐसे फंक्शन वगैरह में अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरा जो टाइम है इन 2 साल में वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 साल कभी लाइफ में कभी वापस तो नहीं आते। इसलिए आपका जो भी हर एक सेकंड है इस 2 सालों का वो कम्प्लीटली प्रेशियस स्टोन्स की तरह यूज़ करें और उसका जो इफेक्टिव आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बाद में मिलेगा। बहुत बढ़िया। जो पेरेंट्स की बात आई है तो एक बात और पूछते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद लगाते थे? रिजल्ट आपका कम होने से, क्या आपका रैंक का प्रेशर आता था उनकी ओर से, या आपके साथ उनकी ओपन टॉकिंग फ्रेंडली टॉकिंग होती थी तो आपको बुस्टअप करते थे, मोटिवेट करते थे, क्या करते थे? पेरेंट्स का आपके इस पढ़ाई के साथ क्या एक्सप्रेशन है? पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को फोर्स ना करें बल्कि उसे मोटिवेट करें। अगर किसी टेस्ट में उसकी अच्छी रैंक नहीं आई है तो उससे बात करें और वो डीमोटिवेट होकर ना बैठे, उसे मोटिवेट करें। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर टेस्ट में रैंक खराब आ जाती है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो बस ये सोचना है कि मैंने उस टेस्ट के अंदर अपना बेस्ट किया है और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में एक फेथ होना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरी मम्मा यूजुअली कहा करती थी कि बेटा मैं रिजल्ट नहीं देखती, आई सी कि तू हार्ड वर्क कर रहा है, तू अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और रेस्ट जो होता है वो अपन सब मिलके फेस करेंगे। तो पेरेंट्स कभी प्रेशराइज, कभी कंपैरिजन, ये सब चीज़ें पेरेंट्स अवॉइड ही करते थे, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसा मेरे लिए जो रोल था उनके पेरेंट्स का, एक जो मैं पूरे दिन में जो भी हैपनिंग्स होती थी, मिस हैपनिंग जो भी होता था पूरे दिन में मेरे साथ उनके साथ शेयर करता था,
और मैं अपने टेंशन को उनके साथ शेयर करके रिलीव करता था। वो कभी कभी डाउन्स तो आते रहते थे रैंक में, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। नेवर सेड कि बेटा कि उसकी रैंक देखो, ये वो बच्चा ये बुक लगा रहा है तुम भी लगाओ। वो ऐसा उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया मेरी स्टडीज़ में। वो एक फेथ रखते थे और वो मेरे लिए बेस्ट था। पेरेंट्स की जब बात है तो मेरे जो सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खास करके मेरी मम्मी का। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया था हर टेस्ट के बाद। पहले तो हर टेस्ट के पहले वो मुझे मतलब इंस्पायर करती थी कि देख तूने ये 3 हफ्ते पूरी मेहनत की है, तो कल जो होने वाला है वो हम देखेंगे, लेकिन तुझे तो अपना बेस्ट देना है। तो उसके बाद टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आता था तो जो भी मेरी रैंक आती थी तो वो हमेशा खुश होती थी कि यार तूने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो इस हिसाब से तेरी रैंक बहुत अच्छी तेरे मेहनत का फल है। तो मेरे हिसाब से उसने कभी मुझे कंपेयर नहीं किया कि देख फर्स्ट रैंक आई तो इतने परसेंटेज है, तेरे बीच भी इतना बड़ा गैप है, तो तूने ऐसा इतने कम मार्क्स से कैसे आया। तो ये सब नहीं हुआ, क्योंकि इस सबसे बच्चों का डिमोटिवेशन ही होता है। तो मेरे हिसाब से इस सबसे दूर रहे और जो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे, क्योंकि अपने जो परसेंटेज है लास्ट टेस्ट में कितने आए थे उससे 2% ज़्यादा आ गए तो आप खुश हो। भले या दूसरों के कितने आ रहे उससे मतलब नहीं है, आपके ज़्यादा आए इसका तो आपको खुश होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बच्चों पर पूरा फेथ रखे कि वो अच्छा ही करेगा, और एलन के साथ है तो उनको कोई टेंशन की बात रहनी नहीं है। बहुत बढ़िया। बच्चों पेरेंट्स को मैसेज दे देना आज यहाँ से ही मैसेज आ रहा है कि एक तो कभी अपने वार्ड की तुलना दूसरे से ना करे, दूसरा खुद के बच्चे पर हमेशा विश्वास करे, और तीसरा हमेशा अपने बच्चे के पैर पर वो क्या कर रहा है उसका मुकाबला वो कर रहा है, उस पर पूरा उसको मोटिवेट करें। दूसरे से मुकाबला करने की बात नहीं। चलिए साहब, करते करते तैयारी करते करते एक दिन तो फाइनल डे आना था। जिस दिन मालूम है जैसे कि आपको 1 मई को एग्जाम दिया, तो चलो अभी तो उसका सेकंड स्टेज बाकी है। 29 मई से फिर 28 मई की रात भी आई थी, और तो लग सकता ना अब तो यार लास्ट डे आ गया, कल तो एग्जाम देने हैं। तो क्या उस दिन कोई चीज आप पर घबराहट या कोई डर फैक्टर है अभी तो नहीं हो गया था? ठीक मेन एग्जाम एम्स 29 मई को जो होने वाला था, उससे पहले की रात 28 मई को आपके साथ क्या हुआ आपको बताइए, शेयर करिए। वो टाइम होता है ना कि बैठ के घबराने का कि मैंने 2 सालों में क्या पढ़ा। वो टाइम होता है जो भी आपने पढ़ा उस चीज़ को सबको रिकलेक्ट करने का, कि आपको उस वक्त होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना होता कि मुझे कुछ नहीं आता। जनरल टेंडेंसी ये होती है कि सब लोग उस दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं जो भी है सब पढ़ के एक बार देख लेता हूँ। तो एक तो वो टेंडेंसी बुक्स उस दिन खोलने का टाइम ही नहीं होता। बस मेनली फोकस होता है, जैसे एम्स के एग्जाम से एक दिन पहले सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको रिवाइज भी करना है तो जीके पे फोकस करने का टाइम होता है। तो इसलिए जो मेन बुक्स हैं उनको जनरली मैं टच नहीं करता था। और फ्रैंकली बताऊँ तो एलन में टेस्ट देते कि ये आदत हो चुकी थी कि सुबह उठते ही ऐसा लगता था डेली शेड्यूल में पहला जो चेक होता था वो टेस्ट पे ही लगता था। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है, जैसे कि सारा प्रेशर और जो भी होता है सब रिलीज हो चुका होता है। तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एलन की कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रेशर से डील नहीं करना पड़ता। जितना काम रह सके उतना काम रहना चाहिए। और अगर आपको कई बार होता है कि स्ट्रेस भी होता है कुछ लोगों को, तो उस केस में पेरेंट्स के साथ काफ़ी लाइट मतलब टॉक होनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी रिलैक्स फील करें। बिल्कुल, यहाँ एक बात जोड़ रहा हूँ बेटा, ऐसा होता है कि मतलब लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करनी चाहिए, भले वो एलन की टेस्ट की बात हो, एग्जाम की बात हो, या फिर फाइनल एग्जाम की बात हो, क्या लास्ट की पढ़ाई करनी चाहिए? लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करने की अगर आपको जरूरत लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 साल पढ़ाई नहीं की है। यही बात अभी बच्चों ने बोली थी कि लास्ट दिन पढ़ाई से मतलब ही नहीं कुछ। लास्ट रात पे पढ़ना कोई फायदा नहीं करता, बल्कि वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा। लास्ट जो दिन होता है उसमें आपको बस आपको आंखें बंद करो और आराम से लेटो और ये सोचो कि आपने 2 साल में क्या किया, क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या आपकी वीकनेसेस रही, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, कौन से चैप्टर्स मुझे अच्छे लगे, कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे। बस यही सब आप सोचो, ना तो आप उसका रिजल्ट सोचो, ना तो कल एग्जाम में आपको क्या करना है वो सोचो। बस आप रिलैक्स रहो, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। बहुत बढ़िया। सब सेलेक्ट होकर एम्स न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं और आगे बहुत अभी मंजिलें बाकी हैं। तो बस लास्ट में एक बात और मुलाकात में कह दें कि आप लोगों ने अपना खुद का विजन क्या सोचा है, कौन सा डॉक्टर बनना है, किधर से शुरू है? I will go prefer in surgery, और सर्जरी में अगर ब्रांचेस की तो न्यूरो सर्जरी में प्रेफर करूँगा। अरे न्यूरो सर्जन डॉक्टर मेरा भी सेम एम है, क्योंकि मुझे भी ब्रेन से बहुत फैसिनेट करता है। ब्रेन का जो एक मिस्टिक अपीयरेंस होता है उसका तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता है उससे, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी एक न्यूरो सर्जन बन पाऊँ।
वेरी गुड, न्यूरोसर्जन यस। ऑलमोस्ट सबका ये न्यूरोसर्जन बनने होता है, तो मेरा भी क्या बात है। लेकिन मैं इसके साथ साथ थोड़ी सी रिसर्च भी करना चाहता हूँ इस फील्ड में, ना सिर्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसको मतलब मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ब्रेन के रिलेटेड जो कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कैसा होता है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो मैं उसमें भी परस्यू करूँगा न्यूरोसाइंस। यस, डॉक्टर न्यूरोसर्जन रतुल शर्मा, यस। I will pursue cardiology because इसके अंदर इंडिया में इसका बहुत स्कोप है और इसके अंदर बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें आती हैं, इसलिए I will pursue cardiology। अरे वास्तव में दो चीज का बहुत ध्यान रखना लोगों का, एक तो ब्रेन का और एक हृदय का, ये दो खास चीजें, इनको मजबूत कर दे तो बाकी सब तो अपने आप लाइफ मजबूत हो जाएगी। चलिए एक बार सबका हेलो थैंक्स बोले और